हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पेन पे। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे विज़िट करके पार्ट 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आधा चैप्टर ख़त्म कर लिया और आधा चैप्टर आज ख़त्म कर देंगे, पार्ट 2, ठीक है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें हमने, चलिए ठीक है, आप अपना NCERT की किताब और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसका आधा पार्ट ख़त्म कर दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें हो गई है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ बहुत छोटे होते हैं। कणों के क्या क्या गुण हैं, इनकी अवस्था है, 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस के गुण है, ये द्रव के गुण है बच्चों। ये गैसियस अवस्था के बारे में, गैसीय अवस्था के बारे में। यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर ली, ठीक है। आज हमें स्टार्ट करनी है यहाँ से, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि पदार्थ जो कोई भी चीज़ है 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी 3 है? पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इन 3 अवस्था में कोई भी पदार्थ पाई जाती है बच्चों, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। क्या पदार्थ अगर ठोस है तो क्या वो द्रव बन सकता है, या फिर अगर द्रव है तो क्या गैस बन सकता है, या फिर अगर वो गैस है तो क्या वो ठोस बन सकता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब है हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। कैसे? हम अपने डेली लाइफ में एक एग्ज़ाम्पल हमेशा देखते रहते हैं, बर्फ़ का एग्ज़ाम्पल देखते हैं बच्चों। बर्फ़ में क्या होता है कि बर्फ़ अभी क्या है? ठोस है, ठोस ठोस है ये। अगर इसको हम तापमान देंगे, ठीक है, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये जल बन जाएगा। यानी जल क्या है? द्रव है। अगर इसको और गर्म करेंगे और तापमान देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वाष्प। तो ये वाष्प क्या है? ये गैस है। यानी देखिए, बर्फ ठोस था, फिर ये द्रव बन गया, फिर गैस बन गया। यानी ठोस ने अपनी अवस्थाओं को बदला, द्रव में बदला, फिर गैस में बदला, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से कारण हैं या कारक हैं जिन पे डिपेंड करता है इनकी अवस्थाएं, यानी किस किस की वजह से अपनी अवस्थाओं को ये बदल सकते हैं। पानी किस किस चीज़ की वजह से अपनी अवस्था को बदल सकता है? पानी, अभी मैंने बोला बर्फ़ अपनी अवस्था को बदल रहा है, तो किस चीज़ पे डिपेंड है वो? तापमान पे। तापमान, देखिए, तापमान को हमने बढ़ाया तो जो बर्फ़ था वो जल बन गया, फिर उसको और बढ़ाएंगे तो वो वाष्प बन जाएगा। दूसरा किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? ये दाब पे डिपेंड करता है, दाब पे। पहला तो तापमान पे, तापमान को बढ़ाने घटाने से ये पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, और दाब को भी बढ़ाने घटाने से पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है, ठीक है। तो ये दोनों भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिख रहा है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जैसे कि जल तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे ठोस है तो ये बर्फ़ के रूप में रहता है। जो बर्फ़ है वो ठोस है, फिर जल क्या है? ये द्रव है, और जल वाष्प क्या है? ये गैस है, ठीक है। तो यानी जल तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, अगर तापमान को बदलेंगे तो किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई ठोस है, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, कोई भी है, ठीक है। उसके कण ऐसे दिखेंगे, कण उसके क्या होते हैं? पास पास में होते हैं बच्चों, और उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान काफ़ी कम होता है, उनको दबाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये गुण हम पढ़ चुके हैं ठोस के, ठीक है। यानी अगर हम ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है। बीकर में या किसी चीज़ में भी मैंने बर्फ़ के टुकड़े रख लिए, ये आइस क्यूब्स से। इसके नीचे मैंने लगा दिया आग, ठीक है। तो आग लगाने पे क्या होगा? धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगी,
कैसे पिघल रही है ये हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए बर्फ़ के कण हैं, ये सारे बर्फ़ के कण हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने तापमान बढ़ाया इसके बर्फ़ के कण आगे पीछे हिलना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी इनमें गतिज ऊर्जा आ गई, ये इधर उधर हिलना शुरू कर देंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे ये, ठीक है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। जैसे इनकी गतिज ऊर्जा हुई, ये इधर उधर कांपना शुरू कर दिए। ऊष्मा के द्वारा प्रदित की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। अब ये इधर उधर हिल रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था कि कण जो होते हैं, किसी के भी कण, चाहे ठोस के हों चाहे द्रव के हों, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसको पकड़ रखा है, ये इसको आकर्षित कर रखा है, ये इसको आकर्षित कर रखा है, ये इसको आकर्षित कर रखा है। तो अब ये इनमें गतिज ऊर्जा आ गई है, हिल डुल रहे हैं। अगर ये हिले डुलेंगे तो क्या होगा, इनके इनके बीच की जो आकर्षण बल है वो टूट जाएगा, यानी एक दूसरे को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये कण इधर चला जाएगा, इधर का कण इधर चला जाएगा, इधर का कण इधर चला गया, यानी दूर दूर हो गए। एक कण इधर आ गया, एक कण इधर आ गया, एक कण इधर आ गया। तो मान लीजिए सब हिल रहे थे, सब ने एक दूसरे से दूरी बना ली, इनका आकर्षण बल टूट गया। तो एक कण यहाँ आ गया, 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 सारे ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। तो इनमें थोड़ी दूरी आ गई है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने बोला था कि जो ठोस के कण होते हैं वो पास पास में होते हैं, उनके बीच खाली जगह काफ़ी कम होता है। लेकिन ये देखिए अब ये कण क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अब इनके बीच में खाली जगह भी आ गया, तो अब ये ठोस नहीं रहे हैं, अब ये क्या बन जाएंगे, ये द्रव बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे जो होते हैं वो द्रव के कण होते हैं, द्रव के कण थोड़े पास पास में होते हैं लेकिन उनके बीच में खाली जगह होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, इनको तापमान बढ़ाया, ये इनमें गतिज ऊर्जा आई, इन्हें अपनी जगह पर कंपन करना शुरू किया और दूर दूर हो गए। आकर्षण बल इनके बीच में टूट गया और इनके कण दूर दूर हो गए। दूर दूर होने के बाद क्या बन गया, ठोस द्रव बन गया, ठीक है। अब इसको हमने और तापमान दिया, अब द्रव को मान लीजिए अब द्रव बन गया, इसको मैंने और तापमान दिया और गर्म किया, तो फिर इनके बीच में जो थोड़ी बहुत आकर्षण बल है वो और टूट जाएगा और हिलना शुरू करेंगे तो और दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर होने के बाद मान लीजिए अब इतने दूर दूर हो गए, इसके कण इतने दूर दूर हो गए। तो इतने दूर दूर किसके कण होते हैं, इसके एक गैस के होते हैं बच्चों। यानी अब जो जल है और तापमान बढ़ाने पे ये गैस बन जाएगा। क्यों गैस बन गया, क्योंकि अब जो थोड़ा बहुत आकर्षण बल था वो भी टूट गया और कण दूर दूर हो गए। और कण किसके दूर दूर होते हैं, गैस के। तो समझ आया कैसे ठोस द्रव बना और द्रव कैसे गैस बना, ठीक है। तो यही है कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, तापमान के प्रभाव पड़ने से जो ठोस है वो द्रव बन जाता है और द्रव जो है वो गैस बन जाता है। कैसे बनता है, उनके बीच में आकर्षण बल होता है। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने के बाद ये हिलने लगते हैं, हिलने के बाद इनके बीच का आकर्षण बल टूट जाता है, टूटने के बाद ये कण दूर दूर रहते हैं। कण दूर दूर होंगे तो ये द्रव बन जाएगा, फिर और दूर होंगे तो वो गैस बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखे, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदित की गई ऊर्जा के कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है, यानी आकर्षण बल उनके बीच में टूट गया। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं, यानी कण जो है अब दूर दूर हो गए हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, ठीक है। अब ये दूर दूर हो गए तो ठोस जो है वो पिघलकर द्रव बन जाएगा। अच्छा अब देखिए गलनांक क्या होता है, आपने गलनांक और क्वथनांक बहुत सुना होगा। देखिए नीचे, अरे ये क्या हो रहा है, नीचे खाली जगह समझाने के लिए। अच्छा ये देखिए, दो चीज़ें आपने सुने होंगे, गलनांक पहला और दूसरा सुना होगा क्वथनांक। ठीक है। देखिए गलनांक और क्वथनांक ये दोनों तापमान है, किसी भी पदार्थ के तापमान है ये, ठीक है। अगर गलनांक की बात करूँ तो गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है। वह तापमान, आप बोलिए मेरे साथ, वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है उसको गलनांक कहते हैं। जैसे अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ अभी क्या है, ठोस है। तो एक तापमान, जैसे मान लीजिए बर्फ़ का अभी तापमान जो है वो -50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इतना है।
अगर फिर मैं इसको नीचे अगर मैं आग लगा दूँ बर्फ़ के या बर्फ़ को गर्म करना शुरू कर दूँ तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका तापमान बढ़ेगा, -40 होगा, फिर -30 होगा, धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचते ही बर्फ़ जो है वो पानी बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि बर्फ़ का गलनांक क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी वह तापमान जिस पे कोई भी ठोस द्रव में बदलना शुरू हो जाता है तो उसका गलनांक कहलाता है। यानी बर्फ़ का या जल का गलनांक क्या हो गया, जल या फिर बर्फ़ का गलनांक क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस कैसे हैं, या तो 273.15 केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव बन जाता है उसको गलनांक कहते हैं, और जिस तापमान पर कोई भी द्रव, अब द्रव की बात हो रही है, कोई भी द्रव उबलने लगता है उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं पानी की ही बात करूँ तो जल जो है उसको हम गर्म करेंगे, जब वो 100 डिग्री पे पहुँच जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 373 केल्विन पे पहुँच जाएगा, तो हमारा जो पानी होता है वो उबलने लगता है। तो जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलने लगता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, जिस तापमान पर कोई भी ठोस कोई भी ठोस द्रव में बदलने लगता है उसको गलनांक कहलाता है, और जिस तापमान पर कोई भी जल उबलने लगता है उसको क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग, ओके यहाँ पे थे। ठीक है, तो आपको सब समझ आया गलनांक क्या होता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन है, या डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। अच्छा, जो अभी मैंने गलनांक बताया वो एक तापमान है। ठीक है, अगर जो कोई भी ठोस है तो जिस तापमान पर वो द्रव में बदलेगा उस तापमान को गलनांक कहेंगे, उसका गलनांक कहेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया को ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है इसको संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। ठीक है, यानी बर्फ़, मान लीजिए बर्फ़ है वो पिघल कर पानी बन रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संगलन हो रहा है। ठीक है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें। अच्छा, अब लिखा है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान हमेशा ही समान रहता है। फिर नीचे आ जाते हैं समझने के लिए, आ जाइए, ये रहा खाली जगह। ये कह रहा है कि मान लीजिए मैंने कुछ बर्तन में, यहाँ पे मैंने बर्फ़ के टुकड़े ले लिए, ये है बर्फ़ के टुकड़े, आइस क्यूब्स। ठीक है, अब मैंने इसको नीचे से क्या कर दिया मैंने इसको आग लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने तापमान देना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने रखा है लकड़ी बहुत सारा, और इसमें मैंने लगा दिया है आग। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे मान लीजिए बर्फ़ का तापमान क्या है, -50 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगा नहीं, पहले तापमान बढ़ेगा इसका। तापमान क्या होगा, क्योंकि हमने नीचे आग लगा रखी तो तापमान बढ़ेगा, फिर -50 से -40 आएगा, फिर -30 आएगा, फिर -20 आएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, -10 आएगा, फिर एक टाइम आएगा 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ़ पानी बनने लगता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, बर्फ़ का गलनांक है। ठीक है, तो 0 डिग्री पर पहुँचते ही जो बर्फ़ है ये पानी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
मान लेते हैं ये पानी बनना शुरू हो गया, यहाँ पे पिघलना शुरू हो गया हमारा बर्फ़। थोड़ा बर्फ़ जैसा नहीं दिख रहा है, इसको भी कर देते हैं, ये बर्फ़ है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो गया। अगर ये पिघलने लगा तो ये कह रहे हैं, कौन सा कलर लिया, ओके, देखिए ये कह रहा है कि अब देखिए जब तक पूरा बर्फ़ पिघल नहीं जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हम नीचे से क्या दिए जा रहे हैं, उष्मीय ऊर्जा दिए जा रहे हैं जो हम यहाँ आग लगा रखे हैं, ये उसमें हमने उष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं, उष्मीय ऊर्जा दिए जा रहे हैं। ठीक है, हम उसमें ऊर्जा दिए जा रहे हैं। पहले क्या था, तापमान बढ़ रहा था, फिर एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ ही नहीं रहा है। हम अभी भी तापमान दिए जा रहे हैं लेकिन अब नहीं बढ़ रहा है, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। और कह रहा है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब तक पूरी बर्फ़ पिघल के पानी नहीं बन जाएगा ये इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो हम तापमान दे रहे हैं, ये उसमें ऊर्जा दे रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है, वो चला जा रहा है, ये बर्फ़ उसमें ऊर्जा को अवशोषित कर ले रहा है। अवशोषित करने के बाद किस में बन जा रहा है, जल में बन जा रहा है। यानी अल्टीमेटली सारी ऊर्जा किसके पास चली जा रही है, पानी के पास चली जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, देखिए अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ क्या करने लग रहा है, बर्फ़ पिघलने लग रहा है। जो एक्स्ट्रा ऊर्जा आ रही है वो कहाँ जा रहा है, जो हम आग लगा रखे हैं वो कहाँ जा रहा है, इसका तापमान नहीं बढ़ रहा तो वो बर्फ़ अवशोषित करके जल में बदल जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, क्योंकि जो हमने बर्फ़ को अभी जो यहाँ पे हमने बर्फ़ बनाया था, इस बर्फ़ को हमने तापमान दिया और इसने सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। तो हमें लग रहा है कि ऊर्जा चली कहाँ जा रही है, वो ऊर्जा बर्फ़ अवशोषित कर रहा है, तो हमें लग रहा है वो कहीं जाके छुप जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बढ़ता। ठीक है, जब तक ये पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाएगी ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ये तापमान नहीं बढ़ेगा। हमने कितना भी नीचे से इसको गर्म करते जाए, कितने भी गर्म करते जाए, ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बाकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, बाकी ऊर्जा बर्फ़ अवशोषित करके जल में बदल जा रहा है, यानी कि हमारी ऊर्जा जाके छुप जा रही है, उसमें ऊर्जा जाके छुप जा रही है, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो तापमान नहीं बदलेगा। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करने के बाद पदार्थ को उसके बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ चली जा रही है, उसको बर्फ़ अवशोषित कर ले रही है। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुप जाती है। तो हम मानते हैं कि जो हमने इस बर्तन में या अगर बीकर में बनाऊँ, बीकर में हमने बर्फ़ डाला होता है, तो हम ये मानते हैं कि जो चीज़ हमने बीकर में ली है वो उसमें ऊर्जा उस सामान में जाके छुप जा रही है, यानी इस बर्फ़ में जाके छुप जा रही है। तो हम मानते हैं कि ये गुप्त ऊष्मा है, क्योंकि वो जाके ऊष्मा कहाँ जा रही है, छुप जा रही है। ठीक है, और एक्स्ट्रा एनर्जी कौन अवशोषित कर ले रहा है, बर्फ़ अवशोषित करके क्या हो जा रहा है, पानी बन जा रहा है। ठीक है, यानी सारी ऊर्जा किसके पास चली गई, पानी के पास। ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को गर्म करेंगे तो आप बर्फ़ को छुएंगे तो बर्फ़ नहीं, आपको गर्म नहीं लगेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसलिए इसका मतलब वो ठंडा ही लगेगा। लेकिन उसी तापमान पर आप पानी को छूएंगे तो पानी ज़्यादा गर्म लगेगा। क्यों, क्योंकि सारी एनर्जी किसके पास चली जा रही है, पानी के पास चली जा रही है, क्योंकि बर्फ़ ऊर्जा अवशोषित करके पानी बन जा रहे हैं। ठीक है, समझ आया ये चीज़। अगर यह चीज़ आपको नहीं समझ आई तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना, दोबारा मैं छोटा सा एक और वीडियो और डिटेल में ले लूँगा इस चीज़ को और फिर मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहा है संगलन की ऊष्मीय ऊर्जा। संगलन की ऊष्मीय ऊर्जा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। कह रहे हैं कि जो हम अगर मान लेते हैं हमने कोई भी ठोस ले लिया, मान लीजिए 1 किलो हमने बर्फ़ ले लिया। ठीक है, तो इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, तो ये कितने बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। तो इसको जितनी मतलब पानी बनने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, इस 1 किलो ठोस को यानी 1 किलो बर्फ़ को पानी बनने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उसको बोलेंगे संगलन की ऊष्मीय ऊर्जा। यानी किसी भी 1 किलो ठोस को
द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की ज़रूरत होती है उस ऊष्मीय ऊर्जा को संगलन की ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों, थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें रटनी पड़ेंगी। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें समझ आती जाएंगी। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा तो आप डरना मत, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। क्वथनांक, मैंने आपको क्वथनांक बताया कि जिस तापमान पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। तो जिस तापमान पर द्रव, ठीक है, ये द्रव लिखा है, द्रव उबलने लगता है इसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जल के लिए यह तापमान कितना है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल जो होता है वो उबलने लगता है। अच्छा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? जैसे मैंने अभी आपको नीचे ये चीज़ें समझाई कि ये जो था, जो जल सारी ऊर्जा कौन, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो लेकिन हम आग लगाया जा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, तो बाकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, वो बर्फ़ अवशोषित कर ले रहा है। अवशोषित करके क्या बन जा रहा है, वो पानी बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा एक, ये तो एक हो गया। दूसरा होता है एक वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। थोड़ा मिटा लेता हूँ चीज़ें। एक होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, एक होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा मतलब, अब देखिए ये पिघल के क्या हो गया, पानी बन गया। ये इस बर्तन में हमने जो ये पानी लिया था, बर्फ़ लिया था, वो पिघल कर पानी बन चुका है। थोड़ा पानी बना लेते हैं। ठीक है, क्या बन चुका है, इसमें पानी बन चुका है। अब हमने इसको नीचे से और आग लगा रखी है और ये जले जा रहा है। ठीक है, और तापमान दिए जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये वाष्प बनेगा। ठीक है, तो हमने इसके नीचे, ठीक है, वाष्प बनेगा। अब वाष्प कब पहले तो पानी किस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, तो धीरे धीरे अब ये भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये पूरा पानी भाप नहीं बन जाता तब तक कि इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। तो बाकी ऊष्मीय ऊर्जा जो हम इसको दे रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, वो पानी अवशोषित कर ले रहा है और अवशोषित करके क्या बन जा रहा है, भाप बन जा रहा है। तो इसको बोलेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यानी वो ऊष्मा जाके पानी अवशोषित कर ले रहा है और भाप बन जा रहा है, यानी ये ऊष्मा भी कहीं जाके छुप जा रही है। तो इसको इसलिए उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। किसकी गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण हो रहा है। और यहाँ पे संगलन की गुप्त ऊष्मा इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये द्रव से यानी ठोस से जल बन रहा है। ठोस से जल बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। समझ आया? अगर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही बच्चों, मुझे पता है ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, अगर समझ नहीं आ रही तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा अच्छे खासे से मतलब वीडियो बना लूँगा इस पर, थोड़ा छोटा सा, जिस पे आपको चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, इस वीडियो में मुझे पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। देखिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ये कह रहा है कि अगर ये भाप बन के जा रही है, जो हमने अभी बनाया था कि पानी जो है भाप बन के ऊपर जा रहा है, तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होगा, कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर गर्म होगा, लेकिन ये जो हमारा भाप होगा इसमें ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा होगी। ऊष्मीय ऊर्जा किसमें होगी, भाप में होगी। ठीक है, पानी से ज़्यादा भाप में होगी, यानी भाप ज़्यादा गर्म होगा पानी से। उसी तापमान पर अगर आप पानी को छुएंगे तो ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा, लेकिन भाप ज़्यादा गर्म लगेगा। ठीक है, तापमान पर पानी की अपेक्षा पानी के कणों की अपेक्षा, अच्छा, भाप वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे हैं, नीचे से आग लगा रखे हैं, वो कौन अवशोषित कर ले रहा है, वो भाप के कण जो है वो अवशोषित कर ले रहे हैं।
अतिरिक्त ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखे हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। अभी था हम तापमान की बात कर रहे थे कि तापमान को हम अगर बढ़ाएंगे, मान लीजिए जल की बात करूँ मैं, तो जल में अगर तापमान को मैं घटा दूंगा, अगर तापमान माइनस में जाने लगे तो जल क्या हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, यानी बर्फ़ में बदल जाएगा। अभी द्रव में है, द्रव जो है वो ठोस में बदल गया। फिर अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो जल क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प क्या है, गैस है। यानी हमने तापमान से द्रव को ठोस भी बना दिया, द्रव को गैस भी बना दिया। तो ये था तापमान का प्रभाव कि तापमान की वजह से पदार्थ अपनी अवस्था को कैसे बदल रहा है। अब है कि दाब की वजह से पदार्थ अपनी अवस्था को कैसे बदलेगा। देखिए, मान लीजिए मैं एक यहाँ पे ले रहा हूँ, ये मान लीजिए गैस के कण है, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब मैंने इसको पिस्टन में बंद कर लिया एक, ये है मेरा पिस्टन। अब मैंने इसको ऊपर से नीचे दबाना शुरू कर दिया, इसको नीचे मैंने दबाना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, ये जो गैस के कण हैं ये पास पास में आ जाएंगे, यानी ये कैसा दिखने लगेगा, इसके कण ऐसे पास पास में आके दब जाएंगे। ठीक है, और ये पिस्टन यहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसा ही होगा। यानी कि इसके बीच में रिक्त स्थान थे तो हमने गैसों को बहुत ज़्यादा दबा दिया। ठीक है, यानी गैसों को दबाकर उसको ठोस बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कण किसके पास में होते हैं, ठोस के। यानी सबसे ज़्यादा अगर पास में आ गए, उनके बीच में खाली जगह नहीं बचेगा तो ठोस बन जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच में खाली जगह है, थोड़ा थोड़ा पास में आए, तो ये द्रव बन जाएगा। ठीक है, तो यानी हम पदार्थ को दबाकर उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। गैस को द्रव में बदल सकते हैं, फिर द्रव को ठोस में भी बदल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। ठीक है, अगर हम दाब को बढ़ाएंगे और तापमान को घटा देंगे तो जो गैस है, घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। ठीक है, चलिए, जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता है तो CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, देखिए एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये है CO2 का, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर ये जैसे जल है हमारा, तो इसको जमाने पे क्या बन जाता है, ये बर्फ़ बन जाता है। तो ऐसे अगर CO2 गैस है, इसको हम जमाएंगे तो ये भी बर्फ़ जैसा बन जाएगा। ये मान लीजिए बर्फ़ का टुकड़ा है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम जमाएंगे तो ये बन जाएगा बर्फ़, तो इसको बोलेंगे शुष्क बर्फ़। शुष्क बर्फ़, शुष्क बर्फ़ इसलिए बोलेंगे कि ये ऐसा बर्फ़ है जो इसको पिघलने पे ये द्रव नहीं बनता है। अगर इस बर्फ़ को, जल के बर्फ़ को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, पहले द्रव बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, इसको हम गर्म करेंगे तब ये गैस बनेगा। लेकिन ये जो है, ये बर्फ़ पहले द्रव नहीं बनता, सीधा गैस बन जाता है। ठीक है, तो ये जो बर्फ़ का मान लीजिए टुकड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ़ का टुकड़ा है, तो ये सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ़, क्योंकि ये जल नहीं बन रहा है, ये गीला ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं शुष्क। शुष्क मतलब होता है सूखा, सूखा बर्फ़। ठीक है, या फिर ड्राई आइस, ड्राई मतलब होता है सूखा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बर्फ़ होता है वो द्रव में आए बिना सीधा गैस में बदल जाता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ़ कहते हैं। ठीक है, यही लिखा है। अब देखिए कुछ टर्म्स है जो आपको याद करनी होगी। द्रव को अगर हम ठंडा करेंगे तो जम जाएगा,
तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। ठीक है, ठंडा करने पे तापमान को अगर हम घटा देंगे तो जो द्रव है वो जम जाएगा, जम के क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। अगर ठोस जो है वो ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है। द्रव से गैस में बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, द्रव से गैस में बनने की, जैसे पानी जो होता है ये भाप बन के क्या ऊपर उठता है, ऊपर जो उठता है वो भाप होता है। तो भाप क्या है, गैस है। यानी द्रव से क्या बना, भाप बना, यानी गैस बना। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्प बन के ऊपर जाता है, इसलिए इसको वाष्पीकरण कहते हैं। और गैस से सीधा द्रव बनना ये संघनन कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो वाष्प होता है ये आसमान में जाके क्या बनता है, बादल बनते हैं, बादल। फिर बादल से क्या होती है, बारिश होती है, यानी पानी की बूंदें आ रही हैं। यानी गैस से क्या हो रहा है, द्रव में बदल रहा है। तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, संघनन। और गैस से सीधा ठोस बनना, गैस से ठोस बनना, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, गैस से ठोस बनना इसको निक्षेपण कहते हैं, और ठोस से गैस बनना ये ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर को क्या होता है, अगर उस पर जलाते हैं तो उसमें वो जलता है, जलने के बाद वो पानी नहीं बनता, सीधे वो गायब हो जाता है, यानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। यानी ठोस से क्या बन जाता है, सीधा वो गैस बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधा ठोस बन रहा है, कोई चीज़ हवा है उसको दबा दबा के हम ठोस बना दे रहे हैं, तो इसको प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी, इस चार्ट से याद करने में बहुत आसानी हो जाता है। और ये चार्ट भी आपको याद करना होगा, खाली ऐसे चार्ट दे देंगे पेपर में ये पूरा, और इसको मान लीजिए इसको नहीं लिखेंगे तो बोलेंगे खाली स्थान भरिए, तो आपको भरना होगा यहाँ द्रव होगा, या फिर इसको नहीं लिखे होंगे तो यहाँ पे आपको भरना होगा, यहाँ पे वाष्पीकरण होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, अब आ गया वाष्पीकरण। मैंने बताया अभी वाष्पीकरण क्या होता है, जल से गैस, जल कह रहा हूँ, द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक से कप तापमान हटा दीजिए, बस यहाँ से याद कर लीजिए। द्रव से, यहाँ पे श्रेय से है, द्रव से भाप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम जल है, मान लीजिए मैंने इसको किसी बर्तन में यहाँ पे जल भर दिया, पानी भर दिया, तो इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वाष्प बनेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण कह देंगे, क्योंकि ये वाष्प बन रहा है। करण मतलब कोई चीज़ होने की प्रक्रिया। ठीक है, करण होती है, तो वाष्पीकरण यानी वाष्प बनने की प्रक्रिया। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, वाष्पीकरण को कम या ज़्यादा करते हैं। देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ने पे, अगर मान लीजिए पानी को मैंने गिलास में रखा हुआ है, ये गिलास है। ठीक है, इसमें मैंने पानी रखा हुआ है, तो अगर इस पर धूप पड़ेगी तो ये धीरे धीरे भाप बन के ऊपर उठेगा। तो अगर इसी पानी को मैंने थाली में रख दिया है, प्लेट में रख दिया है, थाली में रख दिया है मान लीजिए, तो ये पानी ऐसे फैल जाएगा। तो अब धूप इस पे ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, हर जगह धूप पड़ेगा, यानी भाप ज़्यादा बन के उठेगा। यानी अगर मैं इसका सतह क्षेत्र बढ़ा दूँ, सतह क्षेत्र बढ़ा दूँ तो भाप बनने की, वाष्पीकरण की दर जो होती है, वाष्पीकरण बनने की जो दर होती है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। ठीक है, कपड़े सुखाने के लिए हम कपड़ों को फैलाते क्यों हैं, क्योंकि मान लीजिए कपड़ों को सिकोड़ के रखेंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि इस पर धूप ज़्यादा नहीं पड़ पाएगा। लेकिन अगर कपड़े को फैला देंगे तो उसकी सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा और उस पर धूप भी ज़्यादा पड़ेगा। धूप ज़्यादा पड़ेगा तो वाष्प बन के सारी पानी जल्दी जल्दी उड़ेगा और फिर कपड़े हमारे जल्दी सूख जाएंगे। ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया, वाष्पीकरण किससे तेज होगा, तापमान में वृद्धि। अगर तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो जल जो है जल्दी जल्दी भाप बनेगा और वाष्पीकरण की दर भी जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी जैसे मान लीजिए हवा है,
तो हमें अब पता है कि हमारे आसपास हमेशा पानी की जो भाप की बूंदें हैं वो हमेशा उड़ती रहती है। पानी के जो कण है, वाष्प के जो कण हैं हमेशा उड़ते रहते हैं इधर-उधर। तो अगर आर्द्रता में कमी यानी और ये वाष्प की बूंदें हमारे आसपास से कम हो जाएंगे तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि खाली जगह हो गया, वाष्प की बूंदें आसपास से कम हो गई तो फिर ये जो पानी है ये वाष्प ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये खाली जगह भी तो इसको भरनी है। ठीक है, तो यानी आर्द्रता में कमी यानी नमी में कमी हो जाएगी आसपास, तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, अगर वायु की गति मान लीजिए हवा तेज़ बह रही है तो हवा तेज़ मान लीजिए ऐसे बहती आ रही है तो ये सारी जो हमारी वाष्प के कण हैं ये सबको उड़ा के लेके चली जाएगी तो फिर खाली जगह हो जाएगा। तो खाली जगह भरने के लिए पानी जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी दिया आएगा। तो समझ आया वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण द्रव से वाष्प में बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है, 9th में बार बार पूछ लेते तो आप उसको याद कर लीजिए कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं। ये 4 कारण हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? कह रहा है कि जब द्रव है वो भाप बनता है तो उस कारण हमें ठंडक महसूस क्यों होती है, शीतलता क्यों होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई जल है। ठीक है, यहाँ पे जल की कोई बूंद है तो अगर ये भाप बनेगा ना, ये भाप बन के ऊपर उठेगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जो आसपास की ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा है, उष्मा यानी हीट है, आसपास की जो गर्मी है उसको अवशोषित कर लेगा, खींच लेगा, खींच कर फिर ये भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, यानी आसपास की इसने गर्मी खींच ली तो आसपास क्या होगी, ठंडी रह गई। ठीक है, तो इसलिए हमें शीतलता महसूस होगी। हमारे अगर हमें पसीना भी होता है तो हमारे पसीना जो होता है वो द्रव होता है, फिर वो द्रव क्या होगा, हमारे बॉडी से सारी उष्मा यानी कि हीट खींच के और भाप बन के उड़ जाएगा। तो हमारे अगर बॉडी से उसने हीट खींच लिया, गर्मी खींच ली तो हमको ठंडा महसूस होगा। ठीक है, इसलिए हमें वाष्पीकरण के कारण शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, द्रव के कण क्या करते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता महसूस होती है। ठीक है, आसपास से अगर ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे तो हमें शीतलता महसूस होगी। इसका उदाहरण क्या हो गया, एक एसीटोन हो गया या नाखून पॉलिश हो गया। ठीक है, जो एसीटोन होता है जिससे नाखून का पॉलिश छुटाने के लिए होता है द्रव, और वो गलती से हथेली पे गिर जाता है बच्चों, तो क्या होता है कि वो एसीटोन जो है ना हथेली पर से या फिर आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, यानी गर्मी अवशोषित करके वो तुरंत भाप बन के उड़ जाता है, फिर हमारे हाथों पे हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण कि हमें शीतलता क्यों महसूस होती है वाष्पीकरण के कारण। अच्छा, गर्मियों में हमें सूती के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। गर्मियों में हमें सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि मान लीजिए हमें पसीना आएगा तो हम सूती कपड़े जो होते हैं वो अच्छे से पसीना को सोख लेते हैं। तो अगर पसीना को सोख लेंगे वो, तो फिर क्या होगा, वो हमारे बॉडी से जो पसीना सोख लेंगे यानी वो द्रव है, अब द्रव भाप बन के उड़ेंगे। भाप कैसे बनेंगे, अगर वो आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेंगे यानी गर्मी अवशोषित कर लेंगे, यानी हमारे शरीर से वो पसीना क्या करेगा, अवशोषित करके भाप बन के उड़ जाएगा। हमारे शरीर से अगर गर्मी अवशोषित हो गया तो हमें क्या मिलेगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा। ठीक है, इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमें ठंडा ठंडा महसूस हो। ये है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है। अच्छा, अगर कोई गिलास होता है, इस पर हमने ठंडा पानी भरा होता है, बर्फीला जल भरा होता है, मान लीजिए बर्फ़ है और इसमें हमने पानी भर रखा है, तो कुछ टाइम बाद आपको दिखता है कि यहाँ पे इसके बाहरी सतह पर भी पानी की बूंदें आ जाती हैं, पूरे गिलास पर बाहर में भी पानी की बूंदें टपकनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्या गिलास में कोई छेद होता है जो अंदर से पानी बाहर आने लगता है? नहीं, इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे आसपास जो होता है जल वाष्प की बूंदें होती हैं, यानी वाष्प की बूंदें हमेशा इधर उधर घूमती रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जल वाष्प की बूंदें गर्म होती हैं, लेकिन जब इस ठंडे सतह पर आती हैं, अब ये गिलास के संपर्क में आएंगे तो गिलास का सतह क्या ठंडा है, तो ये जल वाष्प की बूंद को भी ठंडा कर देता है और फिर यहीं पे वो पानी बन जाती है।
या अब ये गैस के रूप में थी, जैसे इसके पास आया और ठंडा होके यानी उसका तापमान कम हुआ, तापमान कम हुआ क्या बन जाएगा, वो द्रव बन जाएगा, यानी यहीं पे पानी की बूंद बन जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे पूरे सतह पर लग जाती है। ठीक है, तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल बूंदे के रूप में नज़र आता है। ठीक है, तो आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है, एंड हो गया इसका। इसके जो चैप्टर है बीच बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी वीडियो में डालूँ तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए, और सब्सक्राइब करे बिना बच्चों मत जाना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा काले कलर का या लाल कलर का, जैसा भी होगा। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, अगर और आपको वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए।